भारत और दक्षिण कोरिया के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरा होने के अवसर पर दक्षिण कोरिया गणराज्य के 108 बौद्ध तीर्थयात्रियों ने 9 फरवरी से 23 मार्च तक भारत और नेपाल स्थित पवित्र बौद्ध स्थलों का भ्रमण किया। 43 दिनों की यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच मित्रता और सहयोग को बढ़ाना था। भारत में बौद्ध पर्यटन सर्किट को बौद्धिक पहचान देना और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को दुनिया भर में प्रचारित करना आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। यात्रा के दौरान भ्रमण स्थलों में बुद्ध के जन्म से लेकर उनके महापरिनिर्वाण स्थल शामिल रहे। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के मरोल में अलजामिया तुस सैफियाह यानी सैफी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया। अलजामिया तुस सैफियाह दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। परम पावन सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के मार्गदर्शन में संस्थान परंपरा, साहित्य और संस्कृति की रक्षा के लिए अनूठा काम कर रहा है। देश ही नहीं विदेश में भी बोहरा समुदाय के लोग उत्कृष्ट मानवीय सेवा के काम में अनवरत लगे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 अप्रैल को किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से आयोजित वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक बौद्ध धर्म नेतृत्व द्वारा समस्याओं के हल प्राप्त करने के लिए नीतिगत सहयोग आयोजन का मुख्य उद्देश्य था। शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई कि कैसे बौद्ध धर्म के मौलिक मूल्य समकालीन परिस्थितियों में प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। संत शिरोमणि और महान समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। भूमि पूजन में 20,000 से अधिक गांवों की मिट्टी और 300 से अधिक नदियों से लाए जल का उपयोग किया गया। मध्य प्रदेश के सागर जिले में करीब 100 करोड़ की लागत से बन रहे संत रविदास के भव्य मंदिर का निर्माण बेहद विशिष्ट है। सामाजिक रूढ़ियों, कर्मकांड और बाह्य आडंबर का आजीवन विरोध करने वाले महान संत रविदास जी की शिक्षाओं में सामाजिक मूल्यों को नए सिरे से परिभाषित किया गया। संत रविदास का यह मंदिर सामाजिक समरसता का केंद्र होगा। तीर्थनगरी ओमकारेश्वर में जगतगुरु आदि शंकराचार्य की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया। बाल रूप में स्थापित आदि गुरु शंकराचार्य की इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ वननेस यानी एकात्मता की प्रतिमा कहा गया है। माना जाता है कि केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य बाल्यावस्था में संन्यास लेने के बाद ओंकारेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने गुरु गोविंद भगवत पाद से 4 वर्ष तक रहकर विद्या प्राप्त की। ओंकारेश्वर से ही 12 वर्ष की आयु में देश के अन्य हिस्सों में अद्वैत वेदांत के प्रसार के लिए आदि शंकराचार्य ने प्रस्थान किया। केंद्र सरकार के प्रयास से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आम जनमानस के श्रद्धा केंद्र सांवलिया सेठ मंदिर के विस्तार पर करोड़ों रुपए खर्च कर आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांवलिया सेठ के दरबार में पहुंचे और पूजा अर्चना की। माना जाता है कि सांवलिया सेठ मंदिर में स्थापित विग्रह वही है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। व्यापार जगत में इस मंदिर की विशेष मान्यता है और व्यापार जगत से जुड़े लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सांवलिया सेठ को अपना व्यापारिक साझीदार भी बनाते हैं। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ज्योलिंगकोंग मंदिर और पार्वती कुंड पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और ध्यान लगाया। इस क्षेत्र को आदि कैलाश कहा जाता है और पार्वती कुंड को मानसरोवर झील की तरह ही पवित्र माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती ने ध्यान किया था। चीन सीमा से सटा ये मंदिर प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। आदि कैलाश के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदि कैलाश यात्रा के बाद इस स्थान को नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली और देशी विदेशी पर्यटकों में इस गंतव्य के लिए विशेष आकर्षण देखने को मिला। पवित्र तिरुमला पहाड़ियों पर स्थित भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर पूरी दुनिया में फैले सनातन धर्मावलंबियों के लिए अगाध श्रद्धा का केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को
भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम पहुंचे। भगवान वेंकटेश्वर के मंदिर में प्रधानमंत्री ने विधि विधान से पूजा अर्चना की और देशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। 18 दिसंबर को अपनी काशी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को समर्पित ये मंदिर प्राचीन स्थापत्य और नवीन तकनीक का अनूठा संगम है। करीब 64,000 वर्ग फीट में निर्मित 7 मंजिला इस मंदिर का गुंबद 125 पंखुड़ियों वाले विशालकाय कमल पुष्प की तरह है। गुलाबी मकराना पत्थरों की दीवारों पर स्वरवेद की सूक्तियां अंकित की गई हैं। इस महामंदिर में 20,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर साधना कर सकते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 10 जनवरी को ऐतिहासिक लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का उद्घाटन किया। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष पर्यंत कार्यक्रमों के तहत यह आयोजन भारत के ऐतिहासिक स्थानों को प्रेरणा स्थल बनाने का एक प्रयास था। कार्यक्रम के लाइट एंड साउंड शो मातृभूमि में भारत के हजारों साल के इतिहास को सामंजस्य के साथ समाहित किया गया। कार्यक्रम का मकसद भारत को गुलामी से मुक्त कराने में अपना सर्वस्व बलिदान देने वाले अनगिनत शहीदों से हमारी युवा पीढ़ी को परिचित कराना था। ग्यारह से 19 फरवरी तक मुंबई के आजाद मैदान में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से प्रेरित राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन मुंबई के लोगों के लिए परस्पर एक दूसरे की संस्कृति को समझने और भारत की सर्वश्रेष्ठ सांस्कृतिक परंपराओं का अनुभव करने का बेहतरीन मौका बना। उत्सव में भारत भर के लगभग 350 लोक कलाकार और आदिवासी कलाकार और साथ ही 300 से अधिक अन्य कलाकारों ने हिस्सा लिया। कुछ ट्रांसजेंडर कलाकार और दिव्यांग कलाकारों के साथ ही प्रसिद्ध शास्त्रीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया।
भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत देश भर में साल भर विशेष बैठकों का आयोजन किया गया। संस्कृति पर आधारित कार्य समूह की बैठक का आयोजन भारत के विलक्षण सांस्कृतिक केंद्र खजुराहो में आयोजित हुआ। देश के अन्य हिस्सों में भी आयोजित संस्कृति संबंधी बैठकों में विदेशी मेहमानों ने भारत की विविधता भरी संस्कृति को करीब से देखा। सौराष्ट्र तमिल संगमम ने सौराष्ट्र के तमिलों को अपनी जड़ों से एक बार फिर से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। कार्यक्रम का आयोजन 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक सोमनाथ में हुआ। 10 दिन के इस संगमम में हिस्सा बनने के लिए 3000 से अधिक लोग एक विशेष ट्रेन से सोमनाथ आए। काशी तमिल संगमम की तरह ही सौराष्ट्र तमिल संगमम का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के तहत राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सामाजिक समरसता को प्रगाढ़ करने के लिए किया गया। उनतीस अप्रैल को प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में स्थित ASI स्मारकों सहित 13 प्रतिष्ठित स्थानों पर अत्याधुनिक प्रोजेक्शन मैपिंग शो के माध्यम से इस अवसर को और यादगार बना दिया। आयोजन के जरिए मन की बात में संबोधित विविध विषयों और थीम की तर्ज पर प्रत्येक स्मारक पर प्रोजेक्शन के द्वारा उसके ऐतिहासिक स्थापत्य महत्व, क्षेत्र की विशिष्टता और भारत की विविधता को उजागर किया गया। पाँच जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत धरोहर योजना की शुरुआत की, जिसका मकसद जन भागीदारी के जरिए रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में ये रामसर स्थल पर्यावरण पर्यटन का केंद्र बनेंगे और हजारों लोगों के लिए हरित रोजगार का स्रोत बनेंगे। इसी दिन एक और योजना मिष्टी योजना की शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य देश के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना और उसकी रक्षा करना है। योजना के तहत देश के 9 राज्यों में मैंग्रोव कवर को बहाल किया जाएगा। पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को की जीवंत विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 17 सितंबर को सऊदी अरब में विश्व धरोहर समिट के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1 सदी पहले शांति निकेतन में विश्व भारती का निर्माण किया था। भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक शांति निकेतन में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ललित कला, संगीत, मंच कला, शिक्षा, कृषि विज्ञान की पढ़ाई की जाती है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत का खाका तो खींचा ही, साथ ही भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत से भी दुनिया को रूबरू कराया। भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं का स्वागत कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के चक्र के बैकड्रॉप में किया। तो वहीं विदेशी अतिथियों के सम्मान में आयोजित रात्रि भोज में उनकी अगवानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के बैकड्रॉप में किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो कई सदियों तक अस्तित्व में रहा। रात्रि भोज के दौरान विश्व नेताओं को भारत की विविधतापूर्ण सांस्कृतिक वैभव की झलक भी देखने को मिली। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में 14 से 27 नवंबर तक ब्रजरज महोत्सव का आयोजन किया गया। उत्सव ब्रज की संस्कृति के साथ साथ समूचे उत्तर भारत की संस्कृतियों का समागम था। ब्रजरज महोत्सव में 23, 24 और 25 नवंबर को मीराबाई के 100वें जन्मोत्सव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। ब्रजरज महोत्सव में हेमा मालिनी की मीरा नाट्य नाटिका के अलावा अनेक राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी।
नागालैंड के सबसे प्रतिष्ठित हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक नागालैंड के हेरिटेज विलेज किसामा में किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव पूरी दुनिया के कला संस्कृति प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र होती है, क्योंकि यहाँ प्रामाणिक नागा संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिलती है। जीवंत और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हॉर्नबिल महोत्सव ने इस साल एक नया मील का पत्थर स्थापित किया। इस साल इस आयोजन ने लगभग 1,54,000 से ज्यादा आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी तमिल संगमम के दूसरे संस्करण का वाराणसी में उद्घाटन किया। तमिलनाडु से 7 विशेष ट्रेनों द्वारा 7 विशिष्ट समूह आगामी 30 दिसंबर तक काशी, प्रयागराज और अयोध्या का भ्रमण करेंगे। भगवान विश्वेश्वर की काशी और तमिलनाडु के भगवान रामेश्वर के अटूट संबंध को और प्रगाढ़ करना आयोजन का मकसद है। करीब 1 पखवाड़े तक चलने वाले इस आयोजन में तमिलनाडु और काशी की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य आयामों का परस्पर संगम हो रहा है। काशी के नवनिर्मित नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी की संस्कृति से जुड़े अनेक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा रहा है। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू? पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार। अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो जाइए mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का उद्घाटन किया। उन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर टेक्नो मेला, संरक्षण प्रयोगशाला और प्रदर्शनियों को देखा। एक्सपो का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का उत्सव मनाने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के दौरान महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत और जापान के बीच दोस्ती और सद्भावना के प्रतीक के रूप में हिरोशिमा शहर को भेंट की गई। कांस्य की इस प्रतिमा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित राम वनजी सुतार ने तैयार किया है। प्रत्येक राष्ट्र के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। कुछ तिथियां काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर बन जाती हैं। ऐसी ही तारीख 28 मई रही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। नया संसद भवन भारतीयता और आधुनिकता का अद्भुत संगम है। इस
इस मौके पर एक और इतिहास रचा गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की बलवती भावना के तहत 1947 में सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक पवित्र सेंगोल को एक भारत श्रेष्ठ भारत की बलवती भावना के तहत परंपरागत तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समानांतर स्थापित किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नई संसद का लोकार्पण भारत की जनता द्वारा दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र को दिया गया अनुपम उपहार है। 16 जून को नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया गया। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय में देश के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल से संबंधित ऐतिहासिक उपलब्धियों को सजो कर रखा गया है। नया नामकरण देश के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित है और यह लोकतंत्र के प्रति देश की गहरी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। देश की सांस्कृतिक विविधता और वैभव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर नए सिरे से स्थापित कर रहे हैं। ऐसा ही वाकया पूरी दुनिया ने तब देखा जब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला को देशवासियों की तरफ से उपहार दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शानदार नक्काशी का चंदन की लकड़ी से बना बॉक्स भेंट किया, तो वहीं जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का हरा हीरा भेंट किया। नोएडा के सेक्टर 78 में 9 जुलाई को वेद वन पार्क का उद्घाटन किया गया। 12 एकड़ में बने इस मंत्रमुग्ध कर देने वाले वेद वन पार्क में भ्रमण करने का आदर्श स्थान है। पार्क आम लोगों के लिए फ्री है। सप्त ऋषियों पर आधारित वेद वन पार्क हमारी ऋषि मुनि परंपरा को समर्पित है। पार्क के हर क्षेत्र में सप्तऋषियों के जीवन से जुड़ी किसी घटना को मूर्ति या कला के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। इसे अब भारत मंडपम के रूप में जाना जाता है। भारत मंडपम G20 शिखर सम्मेलन का केंद्र बिंदु रहा, जहां पूरी दुनिया ने बदलते भारत का नया स्वरूप देखा। भारत मंडपम केवल एक कन्वेंशन सेंटर भर ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ ही साथ अत्याधुनिक भारत के बैठक, सम्मेलन और प्रदर्शनियों के आयोजन का स्थल भी है। भव्य उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति सिक्के जारी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अगस्त को मध्य प्रदेश के भोपाल में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव और उत्कर्ष लोक और जनजातीय प्रदर्शन कला महोत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि वही साहित्य और कलाएं सार्थक हैं जो समावेशी हो और जिसमें हर वर्ग क्षेत्र की भावनाओं की अभिव्यक्ति हो। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी भारतीय भाषाओं की प्रमुख कृतियों का अन्य भाषाओं में अनुवाद भारतीय साहित्य को और समृद्ध करेगा। एक ओर देश की सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत से तस्करी की गई सदियों पुरानी मूर्तियों को वापस लाने का सिलसिला लगातार जारी है। बीते साल अकेले अमेरिका से ही 105 से अधिक प्राचीन मूर्तियों और अनमोल धरोहरों को भारत वापस लाया गया। भारत लाए जाने के बाद इन मूर्तियों को उन राज्यों को वापस कर दिया गया जहां से इन्हें कभी गायब किया गया था। G20 शिखर सम्मेलन से ठीक पहले 6 सितंबर को भारत मंडपम परिसर में अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे ऊंची नटराज की प्रतिमा स्थापित की गई। इसकी ऊंचाई 27 फीट, चौड़ाई 21 फीट और वजन लगभग 18 टन है। नटराज की मूर्ति का निर्माण तमिलनाडु के स्वामी मलाई के श्री राधा कृष्ण की अगुवाई में शिल्प शास्त्र में उल्लिखित सिद्धांतों और मापों का पालन करते हुए पारंपरिक तरीके से किया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को नई दिल्ली के द्वारका में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूम के पहले चरण को राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। यशोभूम में एक शानदार कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर में 15 कन्वेंशन रूम, ग्रैंड बॉल रूम और 13 मीटिंग रूम हैं। तेईस सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। स्टेडियम की विषयगत वास्तुकला भगवान शिव से प्रेरित है। अर्ध चंद्राकार छत के कवर, त्रिशूल के आकार की रोशनी, घाट सीढ़ियों पर आधारित बैठने की व्यवस्था और अगले भाग पर बेलपत्र के आकार की धातु की चादरों की डिजाइन से स्टेडियम को आकार दिया गया है। स्टेडियम की क्षमता 30,000 दर्शकों की होगी। 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैला वाराणसी का ये अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। डीडी न्यूज पर शुरू हो रहा है नया कार्यक्रम स्वच्छता वॉरियर्स। अपना शौचालय खुद साफ करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि देश का हर व्यक्ति नागरिक स्वच्छता वॉरियर हो जाए। वो जन योद्धा जिन्होंने स्वच्छता के संकल्प को अपने जीवन का लक्ष्य बना दिया। बिहार नालंदा की रिंकू कुमारी, जिन्होंने अपने गांव के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों को भी खुले में शौच से मुक्त किया। झारखंड सिमडेगा के मॉरिस जारिया, जिन्होंने हजारों लोगों को खुले में शौच न करने के लिए प्रेरित किया। ओडिशा के राहुल महाराणा, जो जुटे हैं पर्यावरण को प्लास्टिक के कचरे से मुक्त करने में। देखिए इनकी कहानी स्वच्छता वॉरियर्स में इस रविवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। खत्म होने को है 2023 का साल। उपलब्धियां रही देश की बेमिसाल। अर्थव्यवस्था ने भरी उछाल तो खिलाड़ियों ने किया धमाल। अंतरिक्ष में दिखा भारत का दम तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हम। अमृतकाल में सामाजिक योजनाओं से हो रहा वंचितों का विकास। 2047 में विकसित भारत के संकल्प की मजबूत हुई आस। देखिए साल भर की उपलब्धियों का लेखा जोखा। भारत एट 2023 हर शाम 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। फोटो देख रहे हैं, मैं हूं अशोक केरवा। कोई फैक्ट चेकर नहीं चाहता है कि मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, मैंने आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव।
पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का उद्देश्य है सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाना। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है और उसमें बड़ी तादाद में लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। विकसित भारत संकल्प यात्रा हर दिन नए नए कीर्तिमान हासिल कर रही है। आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो सबसे बड़ी संख्या में प्रतिभागी उत्तर प्रदेश से हैं। चंदौली जिले में कई ग्राम पंचायतों में जब आईईसी वैन पहुंची तो बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने सरकार का आभार जताया। चंदौली के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ड्रोन से खेत में रसायन और उर्वरक के छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। विकासखंड चकिया के ग्राम पंचायत दिरेहू में कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक चाबी भी दी गई। इसके अलावा किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, राशन कार्ड सहित अन्य योजनाओं के पात्र लाभार्थियों में प्रमाण पत्र वितरण प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक द्वारा किया गया। लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो हमारी केंद्र सरकार की योजना, प्रदेश सरकार की योजना को जन जन तक पहुँचाने के लिए और जिन पात्र लाभार्थियों को नहीं मिल पाया है उनको तक पहुँचाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे ग्राम प्रधान, बीडीसी सारे के सारे लोग प्रतिदिन ये विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव में जाने का काम कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य समाज के अंतिम पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित योजनाओं से बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। निराश्रित, दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को समय से पेंशन मिलने के साथ सभी को स्वच्छ पेयजल मिल सके, इसके लिए हर घर जल योजना के तहत सभी परिवारों में पानी पहुंचाया जा रहा है। मैं मुख्यमंत्री आवास योजना पाकर बहुत खुशी हूँ। पहले मेरे पास कच्चा मकान था और उसके लिए मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना दिया गया। मैं बहुत इससे प्रभावित हुआ हूँ और बहुत खुशी हुई है। मुझे आवास मिला है। पहले मेरा मकान खपड़े का था क्योंकि बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। इस आवास मिलने से हमारी परेशानी दूर हो गई है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। चौपाल में लगे कृषि, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति, बेसिक शिक्षा विभाग आदि की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का जनप्रतिनिधि ने निरीक्षण किया और लोगों को अधिक से अधिक लाभान्वित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक जोड़ने का कार्य हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन का उद्देश्य यही है कि पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ 100% मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर गोरखपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 25 जनवरी तक लगभग 2.5 लाख पंचायतों में 2,500 वैन के माध्यम से पहुंचने वाली है ताकि योजनाओं से अब तक वंचित लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में ये कहा था कि मेरी सरकार गरीब को समर्पित होगी, गांव को समर्पित होगी, महिलाओं को समर्पित होगी, युवाओं को समर्पित होगी और हमारे किसान भाइयों को समर्पित होगी। हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि सारी योजनाएं केंद्र सरकार की वह गांव को मजबूती प्रदान करती है, वो गरीब को ताकत देती है, वो महिलाओं का सशक्तिकरण करती है, वो युवाओं को आवाज देती है, वो किसानों को सहजता पूर्वक किसान के क्षेत्र में बढ़ने का मौका देती है, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने का अवसर देती है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को
मुख्य धारा में सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान करती है। तो सबका साथ सबका विकास की भावना से विकसित भारत संकल्प यात्रा यह तय कर रही है कि कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है बल्कि जमीनी हकीकत है। देश के मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी जब आईईसी वैन घूम घूम कर योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और इसमें बड़ी संख्या में लोग आकर लाभ भी उठा रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा कठुआ जिले के बसोली की पंचायत पलाक पहुंची। यहां पर आईईसी वैन का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। सूचना, शिक्षा और संचार वैन के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। डीडीसी चेयरमैन रिटायर्ड कर्नल महान सिंह ने आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को कार्ड सौंपे। जिस तरह से लोग बड़ी एक उत्सुकता से मोदी जी का जो रथ है इसको देखने आ रहे हैं और जो उनका मैसेज है वो ग्रहण कर रहे हैं और बड़ा उत्साह है सबके बीच में। जहाँ कल्चरल प्रोग्राम किए जा रहे हैं, जो लोग हैं, किसान लोग हैं, बेनिफिशरीज हैं, वो बड़े पैमाने पर आए हैं। इस दौरान कृषि ड्रोन का प्रदर्शन ग्रामीणों के बीच आकर्षण का केंद्र रहा। लाभार्थियों ने अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में बताया। जो अंशुमान स्कीम बनाई है, मेरे लड़के का ऑपरेशन हुआ और मैंने जम्मू मेडिकल हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन फिट हो गया। मैं चाहता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और ऐसा ही और करना चाहिए ताकि सब जनता को पता चले कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। ये जो हेल्थ कार्ड बने हैं, गोल्डन कार्ड, ये सर बहुत अच्छी स्कीम है मोदी साहब की। जो सर जो गरीब से गरीब आदमी है वो अपना मुफ्त इलाज करवा सकता है और गांव वालों को ये इतना फ़ायदा मिला है कि हद से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इससे लोगों को, बहुत गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि हमारे पहाड़ी लोग ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकते हैं। इसलिए जो मोदी स्कीम की जो बहुत बढ़िया स्कीम है, जो आयुष्मान में 5 लाख का इलाज हर आदमी कर सकता है। राजौरी के सवानी और लीरन पंचायतों में जब आईईसी वैन पहुंची तो बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के प्रधानमंत्री के संदेश को ध्यान से सुना। इस अवसर पर विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लाभार्थियों ने अपनी कहानियां साझा करते हुए बताया कि केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाते हुए उनका जीवन बेहतर हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा मकान कच्चा था जो अभी पक्का है, पहले बहुत पानी आता था अंदर। मुझे पक्का मकान मिला है गवर्नमेंट की तरफ से। पहले हमारी बहुत बुरी हालत थी, मेरे भाई को पक्का मकान मिला, मेरे फादर को पक्का मकान मिला है। पहले हमारी बहुत बुरी हालत थी, लेकिन 2014 के बाद आज मेरी वार्ड में कम से कम 70-80 लोगों को पक्के मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से और किसानों को आज प्रधानमंत्री जी 6-6 हज़ार रुपया दे रहे हैं साल का और गरीब ओल्ड पेंशन दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है और बड़ी संख्या में लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। अब जम्मू से सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां के दुर्ग जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया गया। यहां लाभार्थियों ने कहा कि इन योजनाओं से उन्हें बड़ी राहत मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा दुर्ग जिले के ग्राम सेलूद में पहुंची, जहां लोगों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। वहीं योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए शिविर भी लगाया गया। शिविर में लोगों के लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना समेत कई योजनाओं के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका लोगों ने लाभ उठाया। शिविर में आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा जांच की भी व्यवस्था की गई थी। इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। विकसित संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जितना ग्राम पंचायत है इधर दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, सब में उसमें यात्रा का जो अभियान घूमेगा और उसमें हमको अवेयरनेस क्रिएट करना है। और जितना स्कीम्स है स्टार्टिंग फ्रॉम आयुष्मान भारत एंड पेंशन स्कीम्स है, केसीसी है, ये जितना भी चीज़ें, उज्ज्वला स्कीम है, उसका हर व्यक्ति को जो बेनिफिशियरीज है सबके पास ये स्कीम पहुँचना चाहिए। शिविर में पहुंचे लाभार्थियों ने शासन की योजनाओं की जमकर सराहना की। मेरे हमें प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सारे योजना का लाभ मिला है और जानकारी मिला। हमारे घर में शौचालय नहीं थे, शौचालय
दिलाया प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। घर घर में नल योजना दिया, उसका भी हम लोग नल योजना का प्रयोग किए हम लोग। मोदी जी के द्वारा मिट्टी परीक्षण का अभियान चलाइस, कृषि विभाग के द्वारा मोर खेत के मिट्टी ले जाके जांच करवाई, मोला ओकर से मोर का खाद डालना है, कक्का मात्रा में डालना है, तेकर जानकारी मिली। ओकर पहली मैं अनजाने में खाद डालत रहा हूँ, जेकर से मोला कीट व्याधि से बहुत ज़्यादा जूझना पड़ती से, मोर बजट भी बहुत ज़्यादा आवती से, लेकिन मोला जानकारी होने के बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड मिले के बाद मैं संतुलित मात्रा में मोर खेत में खाद के प्रयोग करता हूँ, जेकर से मोर पैसा भी बचता है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। ब्यूरो रिपोर्ट टीटी न्यूज। तो फिलहाल समय है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जानेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। इंदौर के मुकेश गंगारेकर पहले झुग्गी झोपड़ी में रहा करते थे, लेकिन अब उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए एक पक्का मकान मिल गया है। मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से मुकेश और उनकी पत्नी हिना ने बताया कि किस तरह से उनके जीवन स्तर में जबरदस्त सुधार हो गया है। पहले तो हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, कीचड़ पानी लाइट बहुत व्यवस्था ख़राब थी, बच्चे भी कीचड़ में खेलते थे, ये वो रिश्तेदार भी आ नहीं पाते थे कि यार कैसी जगह रह रहे क्या नहीं, ऐसी जगहों पे रह रहे थे हम पहले। तो फिर हमारा ये जो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़वा के हमको नीलगिरी परिषद जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, जो 10-12 लाख का फ्लैट हो, आज हमको 2 लाख में उपलब्ध हुआ है, और हम वहाँ रह रहे पहले से अच्छा बेटर जीवन यापन। बच्चे भी अच्छे जा रहे स्कूल में, स्कूल बढ़िया। पहले तो ये जा नहीं पाते थे, कीचड़ का। ये देखो आज प्रधानमंत्री जी की जो योजना है बहुत बढ़िया योजना है, और हमको मकान मिला है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को। मतलब कीचड़ से ऊपर रहना तो स्तर तो बढ़ेगा सर। जो कीचड़ में रहते थे झुग्गी झोपड़ी गंदे, मतलब ये गंदा था माहौल, और अच्छे से माहौल में जाएंगे तो स्तर तो बढ़ेगा। बच्चे तो बहुत बढ़िया बोलते कि पापा अपने मकान में आ गए बोले कि उन्होंने सोचा नहीं था कि हम अपने मकान में आएंगे, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, कमाता उतना ही, ज़्यादा तो नहीं कमा पाता हूँ। तो ऐसा तो बच्चों ने तो सोचा बहुत बढ़िया है पापा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है, अपने मकान में अब आ गए अपन। ये सोचते हैं कि हम सपनों के घर में रह रहे हैं, मतलब हमारे घर में नहीं, सपनों के घर में रहे। अभी भी हमको वही लगता है
कि हम अपने सपनों के घर में रह, मतलब सोच नहीं सकता कम आमदनी वाला व्यक्ति इतनी बड़ी अच्छी जगह कैसे रह सकता है। तो हम तो अभी भी सपना से देख रहे हैं। वहाँ पे अच्छा नहीं था, मतलब सोसाइटी भी अच्छी नहीं थी, गंदगी भी रहती थी। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों के हिसाब से भी, पढ़ाई का भी, स्कूल भी पास में है, ऐसा सोसाइटी भी अच्छी है। यहाँ पे माहौल चेंज हो गया मम्मा, हमको भी कुछ सीखने को मिलता है इस माहौल से। बस खुश है, बहुत खुश है। वहाँ पे दिक्कत थी, गंदगी भी रहती थी, फिर स्कूल भी नहीं मिल पाता था। अभी यहाँ पे सब ठीक है। वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाते थे, यहाँ पे सब मैनेज हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है। केंद्र सरकार की सभी योजनाएं देशवासियों के जीवन स्तर में जबरदस्त परिवर्तन ला रही हैं। इन्हीं में से एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। आइए जानते हैं कि कितने काम की है ये योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना लोहार, सुनार, कुम्हार, बढ़ईगिरी और मूर्ति कला जैसे विभिन्न व्यवसायों में लगे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए बनाई गई है, जिसमें सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत करने पर ध्यान दिया गया है। इस योजना में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 पारंपरिक व्यापार शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उत्पादों और सेवाओं को बढ़ाने में शुरू से अंत तक समग्र सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देना और उन्हें योजना के तहत सभी लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र बनाना, उनके कौशल को निखारने के लिए कौशल उन्नयन प्रदान करना और उनके लिए प्रासंगिक और उपयुक्त प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराना, उनकी क्षमता, उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बेहतर और आधुनिक उपकरणों के लिए सहायता प्रदान करना, इच्छित लाभार्थियों को ऋण तक आसान पहुंच प्रदान करना और ब्याज छूट करके ऋण की लागत को कम करना, डिजिटल सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, विकास के नए अवसरों तक पहुंचने में मदद करने के लिए ब्रांड प्रचार और बाजार लिंकेज के लिए एक मंच प्रदान करना, स्वरोजगार के आधार पर असंगठित क्षेत्र में हाथ और औजारों से काम करने वाले और पारंपरिक व्यवसायों में लगे एक कारीगर या शिल्पकार पीएम विश्वकर्मा के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए। स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट आधारित योजनाओं जैसे पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि, मुद्रा के तहत पिछले 5 वर्षों में ऋण नहीं लिया हो। योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए एक परिवार को पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इस योजना के लिए नोडल मंत्रालय है। लाभार्थियों का नामांकन पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जाएगा। लाभार्थियों के नामांकन के बाद 3 चरणों में सत्यापन किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन, जिला कार्यान्वयन समिति द्वारा जांच और सिफारिश, स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदन शामिल हैं। इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को पहचान पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान, प्रशिक्षण 500 रुपये प्रतिदिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण, टूल किट प्रोत्साहन, बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूल किट प्रोत्साहन, कर्ज सहायता, बिना कुछ गिरवी रखे उद्यम विकास ऋण के रूप में 3 लाख रुपए तक का ऋण 1 लाख और 2 लाख रुपए के 2 किश्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5% निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8% की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा।
जिन लाभार्थियों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा कर लिया है वे 1 लाख रुपए तक की ऋण सहायता की पहली किश्त का लाभ उठाने के पात्र होंगे। दूसरी ऋण किस्त उन लाभार्थियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने पहली किस्त का लाभ उठाया है और एक मानक ऋण खाता बनाए रखा है और अपने व्यवसाय में डिजिटल लेन देन को अपनाया है या उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहन, प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेन देन 1 रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेन देन मासिक तक लाभार्थी के खाते में जमा किया जाएगा। मार्केटिंग सहायता, कारीगरों और शिल्पकारों को गुणवत्ता प्रमाणन, ब्रांडिंग, GEM जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर मौजूदगी, विज्ञापन प्रचार जैसी सहायता प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। अब तक इस योजना के तहत 36,46,362 लोगों ने आवेदन किया है, जिसमें से 71,031 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो फिलहाल समय है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ चलेंगे देवरिया और पालमपुर। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा देवरिया जिले के बेतालपुर ब्लॉक के परसोना गांव पहुंची। भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने अनुभव साझा करते हुए सरकार को धन्यवाद दिया। हमारी समझ से सब ठीक बा, हमके वृद्धा पेंशन मिल रहा बा और किसानी पैसा मिल रहा बा और उनके लिए सब हमारा ठीक बा। मोदी सरकार हमारे लिए बहुत बढ़िया बाना, भगवान से बढ़िया हमके बाना। धन्यवाद सरकार के, पेंशन पाई ले हमारे हर जगह चल जाला। हमें सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है, 2000 रुपये से हमारा बहुत काम चलता है। हमको किसान का पैसा मिलता है और मोदी जी को नमस्कार। उधर हिमाचल प्रदेश के सुलह विधानसभा की कई पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजित की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू हुए। भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की घर घर जानकारी मुहैया करवाने के लिए भारत सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा सुलह विधानसभा के ककड़े, कुरल, मुंडी, भ्रांता पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर जहां लोगों ने IEC वैन का स्वागत किया, वहीं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। साथ ही लोगों की समस्याओं का निराकरण भी हाथों हाथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया गया। इस दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। मुझे सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीम के बेनिफिट मिला हुआ है, जैसे MIDH के थ्रू जो 2 लाख रुपये सब्सिडी पैकेज हाउस के लिए मिली है और उसमें एक ट्रैक्टर मिला, उसमें मुझे 75,000 रुपये सब्सिडी मिली है। और एक किसान निधि योजना चले, उसमें भी मुझे हर साल के 6,000 रुपये मिलते हैं। मुझे उज्ज्वला गैस फ्री मिली है। पहले जैसे हम लोगों को लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करनी पड़ती थी, हमारा टाइम जो है वो ख़राब होता था, और अब जो है कि हम समय की बचत करते हुए हमें धुआं नहीं लगता और हम आराम से अपने घर में बैठ के गैस वगैरह जलाते हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमें लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठी करनी पड़ती थी, उसके लिए बड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट होता था और जो कि हम परिवार को भी नहीं दे पाते थे। अब जो टाइम थोड़ा मतलब हमें गैस मिलने के द्वारा बड़ी सुविधा हो गई है। जो टाइम हमारा बर्बाद होता था वो हम
अपने खाना फटाफट बना के अपना काम के लिए निकल जाते हैं। हम किसान निधि का योजना का लाभ उठा रहे हैं। एक साल में हमें 6,000 रुपये मिलता है, जिस वजह से हम बीज खरीद रहे हैं, औजार खरीद रहे हैं और हम बहुत खुश हैं इस बात से। मुझे मोदी सरकार रुपया 6,000 रुपया साल का मिलता है, उससे बीज वगैरह खरीदता हूँ और उससे बहुत अच्छा गुजारा होता है। पूरे देश में एक परिवर्तनकारी अभियान चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आशा का एक जीवंत कारवां है। ये सभी भारतीयों के घरों तक सशक्तिकरण और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज।